नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें जो आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा वालों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर में जैश का टॉप कमांडर शाम सौफी ढेर हो गया है। जम्मू कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर शाम सौफी ढेर कर दिया गया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले पुलिस ने बताया कि अवंतीपोरा के त्राल इलाके में के तिलवानी मोहल्ला में मुठभेड़ शुरू हुई और पुलिस और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी रहा था। आपको बता दें बीते 2 दिनों में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है और आपको बता दें साथ ही साथ 4 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कुल मिलाकर के लगातार एक्टिव है एनआईए भी, और साथ ही साथ आपको बता दें कि कश्मीर में भी वहां पर तमाम सेना के अधिकारी भी एक्टिव हैं। शोपियां में सोमवार और मंगलवार को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में 5 आतंकियों को मार गिराया था और शोपियां जिले के तुलरान और फेरीपोरा इलाके में हुए इन ऑपरेशंस में सीआरपीएफ की 178 बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल रहे। शोपियां में एक मुठभेड़ तुलरान इलाके में हुई जिसमें लश्कर वाले टीआरएफ संगठन के 3 आतंकियों को ढेर किया गया। यहां एक आतंकी की पहचान मुख्तार शाह के तौर पर हुई जो गांदरबल और रहने वाला था और श्रीनगर में रेहड़ी वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या में शामिल था। हमले के बाद आतंकी भाग करके शोपियां आया था और इसके अलावा दूसरा एनकाउंटर शोपियां के फेरीपोरा इलाके में हुआ। यहां 2 आतंकी मारे गए। पिछले 36 घंटे में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकियों को अब तक ढेर कर दिया है। और इसी खबर पर आपको बता दें हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम इस पर चर्चा करेंगे किस तरीके से एनआईए लगातार एक्टिव है और जम्मू कश्मीर में हमारे जो सेना के जवान हैं वो भी लगातार एक्टिव है। जिस तरीके से इस पूरी जो ये एनकाउंटर हो रहा है और एक के बाद एक तमाम आतंकवादियों को धाराशाही किया जा रहा है। जैश का टॉप कमांडर शाम सौफी को मार गिराया है। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताहिर, आपको देखिए जिस तरीके से पहले हम लोगों ने एफएम न्यूज़ ने लगातार एक खबरें दिखा रहा है कि त्योहारों को लेकर के तमाम तरीके से सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। फिर लक्ष्मी नगर से एक आतंकवादी को पकड़ा जाता है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में बीते दिनों जिस तरीके से वहां पर मासूमों की हत्या कर दी जाती है और अब देखिए आतंकवादी गतिविधियों को लगातार रोक रही है सेना और एनआईए। और अब जिस तरीके से मुठभेड़ होती है और वहां पर एक बड़ा आतंकवादी मार डाला जाता है, ये एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सेना के। ताहिर, देखिए बिल्कुल स्वाति, क्योंकि भारत में लगातार एक के बाद एक कई त्योहार आ रहे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अब आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब भारत सरकार की तरफ से या फिर भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से जो है दिया जा रहा है। एक के बाद एक जहां आतंकवादियों को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया जा रहा है तो दूसरी तरफ आतंकवादियों को जो है गिरफ्तार भी किया जा रहा है। कल जिस तरीके से दिल्ली से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था, भारी मात्रा में उसके पास अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए थे। उसके साथ ही जो है एनआईए के इनपुट मिलने के बाद जो है जम्मू कश्मीर के में जो है बदमाशों को जो है घेर गिराया गया, जिसके बाद जो है लगातार जो है आतंकवादियों से जो है मुठभेड़ होती आ रही है और अब तक 7 आतंकवादियों को 24 घंटे के अंदर जो है मार गिराने की सूचना सामने आ चुकी है। साफ है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को जो है लगातार एक के बाद एक भारत सरकार और भारत के सुरक्षा बल जो है मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। उसी का जीता जागता नमूना जब उस समय सामने आया जब पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के जो है सरगना कहे जाने वाले को एक मुठभेड़ में जो है मार गिराया गया है। एनआईए को पहले से इनपुट मिला था जिसके चलते जो है कार्रवाई की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि एक डॉन को भी जो है पुलिस ने जो है अपनी कस्टडी में ले लिया और जानकारी की जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ आतंकवादी और छुपे हुए हों। उस डॉन के माध्यम से जो है अत्याधुनिक हथियार जो है जम्मू कश्मीर में जो है भेजे गए हों, उनकी भी जो सर्च चेक इन अभियान किया जा रहा है। इससे पहले जिस तरीके से दिल्ली में जो है अशरफ नाम के एक आतंकवादी को जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनआईए की जांच के आदेश के बाद जो है गिरफ्तार किया था, उससे अत्याधुनिक सामान बरामद किया था। उस मामले को लेकर भी अब कई अहम खुलासे को जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है किए जा रहे हैं। साथ ही जहां जहां यह शख्स जो है रहा था उसकी जो है जांच की जा रही है, उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले काफी लंबे समय से जो पकड़ा गया आतंकवादी अशरफ है वो दिल्ली में रह रहा था और दिल्ली से रहकर जो है वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पाकिस्तान से जो है आईएसआई की ट्रेनिंग लेकर आने के बाद जो है यह पहले जो है
बंगाल जाता है, बंगाल से जो है उसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब ठीक होते हुए वापस ठीक दिल्ली में आकर जो है रहना शुरू कर देता है और ठीक है। अपने एक आतंकवादी, जो इसका दूसरा साथी जो है नासिर बताया जा रहा है, तो उसके संपर्क में लगातार चला आ रहा हम्म। था और व्हाट्सएप के माध्यम से जो है उससे जो है वार्ता और मैसेज भेजने का काम किया जाता था। नासिर से जब जब ये अशरफ जो है बात किया करता था तो उसको भाईजान कहकर बुलाया जाता था और भाईजान का मतलब होता था कि नासिर के द्वारा कोई मैसेज आया है और उस मैसेज को पूरी तरीके से करना है। मैसेज जो है नासिर के द्वारा जब किया जाता है तो अशरफ जो है पूरन उसको ठीक जो है ठीक तुरंत ठीक है। कार्रवाई शुरू। ताहिर ताहिर, आपसे मैं यहाँ पे ये तमाम आपने जो जानकारियां दी, जिस तरीके से आतंकवादी संगठन एक दूसरे के साथ संलिप्त है उसके बारे में, मैं आपसे इस वक्त ये जानना चाह रही हूँ कि जम्मू कश्मीर के त्राल में जिस तरीके से ये संगठन, इतना बड़ा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर शाम सौफी ढेर कर दिया गया है, ये एक बड़ा नुकसान इस आतंकवादी संगठन को हुआ है अब, और लगातार सेना बीते कुछ दिनों से लगातार आतंकवादियों को ढेर कर रही है। ताहिर, देखिए भाई स्वाति, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का ये सरगना जो है कहा जाता था और पाकिस्तान आतंकी संगठन का जो है अगर टॉप कमांडर ही जो है मारा जाता है तो जाहिर है कि बड़ा संगठन में जो है कामयाबी बड़ा जो है नुकसान उस नुकसान के तौर संगठन पर को। जो है देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत के लिए बात की जाए तो भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको जो है देखा जा सकता है, क्योंकि आतंकी संगठन लगातार ये जो है एक के बाद एक जो है वारदातों को अंजाम दिलाने में लगा हुआ था और बीते दिनों जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इसने कई हमले और कई हत्याओं की वारदात को अंजाम दिया था, तो लगातार इसके खिलाफ जो है भारतीय सेना की तरफ से जो है कार्रवाई की जा रही थी और जैसे ही भारतीय सैनिक पर एक बार ये फिर दोबारा से जो है हमला करने के लिए आता है तो तभी इसकी जो है घेराबंदी की जाती है। पहले इसको पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन अत्याधुनिक हथियार होने के चलते लगातार ये भारतीय सेना पर जो है हमला करता है। हमला के दौरान जब क्रॉस फायरिंग की जाती है तो इसकी मौत हो जाती है। ठीक है। साथ ही साथ सुबह जिस तरीके से खबर आई थी कि 4 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया, उस पर क्या ताजा अपडेट ताहिर? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक जो है आतंकवादियों को भारत में आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए भेजा जा रहा था, तो सुरक्षा बल पहले से इसकी जो है जानकारी थी, क्योंकि एनआईए से इनपुट जो है मिल चुका था। उसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों ने जो है सर्च चेक इन अभियान पुंछ जिले में चलाया, जहां पर जो है कार्रवाई के दौरान जो है 4 आतंकवादियों को घेर कर जो है उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए जो आतंकवादी हैं उनसे जो है एनआईए के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है, जानकारी कर रही है कि वो पाकिस्तान के किस किस एरिया के रहने वाले हैं और इतने आधुनिक हथियार इनके पास कहां से आए थे, साथ ही भारत में किस किस वारदात को इनके द्वारा अंजाम दिया जाना था, क्या इनपुट इनको दिया गया था और क्या यही चारों आतंकवादी जो दिल्ली से आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है अशरफ, उसकी भी संपर्क में चले आ रहे थे, या फिर ऐसा तो नहीं है कि उसके साथ मिलकर किसी बड़ी वारदात को दिल्ली में अंजाम दिलाना हो। क्योंकि वर्ष चल रहे हैं और आने वाले दिनों में जो है दिवाली का त्योहार आने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है पाकिस्तानी आतंकवादी लगातार एक के बाद एक जो है आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिलाने में लगे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए ताहिर, और तमाम जानकारी एफएम न्यूज़ के तमाम दर्शकों को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता ताहिर हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारी देते हुए। और आपको बता दें कि शोपिया में सोमवार और मंगलवार को जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में 5 आतंकियों को मार गिराया और शोपिया जिले के तुलरान और फेरीपोरा इलाके में हुए इन ऑपरेशंस में सीआरपीएफ की 178 बटालियन और राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल रहे। आपको बता दें कि इस वक्त पूरा ये दिन का जो सार लेकर के हम आते हैं शाम 5 बजे आपके पास कि क्या कुछ गतिविधियां रहीं, क्या क्या खबरें और बातें रहीं। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जिस तरीके से आतंकियों को ढेर किया गया, और रुक करेंगे इस वक्त हम अगली खबर का कि बुंदेलखंड की बंजर जमीन पर साइकिल दौड़ाने वाले निकले हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस लाने के मकसद से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को एक बार फिर से रथ यात्रा पर निकल रहे हैं। और आपको बता दें अखिलेश उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस लाने के मकसद से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को एक बार फिर से रथ यात्रा पर निकल रहे। और देखिए लगातार जिस तरीके से रथ यात्रा को लेकर के बातें हो रही हैं, उनकी रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। और क्योंकि चुनाव पास में है, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां एक एक करके चुनाव में आ रही हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें या प्रसपा की बात करें। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के चाचा 2017 में चुनाव के बीच दोनों ही परिवार में तनातनी, परिवार में
दिलों में आई हुई दूरियां, और उसके बाद अब देखिए जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां बनी और अब दोनों ही चुनाव लड़ने को तैयार। उसी पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए जो हम डिटेल में चर्चा करेंगे हमारे रेजिडेंट न्यूज़ एडिटर विष्णु मोहन जी से। विष्णु मोहन जी, देखिए जिस तरीके से आपको मैं अब अखिलेश यादव दोबारा से विजय यात्रा का दूसरा दिन, आपको बता दें उनका दूसरा दिन है उनकी विजय यात्रा का, और रेस में फिर से वो आ गए हैं और अब देखना होगा कि रेस जीतते हैं कि नहीं। विष्णु मोहन जी। जी स्वाति जी, अखिलेश जी लगातार प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए हैं। उनका सोशल मीडिया सेल भी इसमें पूरा सहयोग कर रहा है। उन्होंने विजय यात्रा निकाली हुई है। वो बुंदेलखंड से मतलब हमीरपुर वगैरह, कानपुर वगैरह सब जगह जा रहे हैं और वो पूरे प्रदेश में अपनी यात्रा को लेकर जाएंगे। उनकी कोशिश ये है कि चुनाव से पहले किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ी चुनौती दे, वो सरकार बनाने के प्रयास में है। जी स्वाति जी। वहीं प्रसपा की भी अगर हम बात करें, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो वो भी मैदान में उतर आए हैं। और ख़ास तौर पर जो एक चीज़ मैंने देखी, आज एक ट्वीट देखी जो अमूमन इतना देखने को नहीं मिलता है। प्रसपा के जो अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव, और हमेशा वो ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं, लेकिन उनके बेटे का भी ट्वीट मैंने देखा जो बीच बीच में ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया कि चुनाव के लिए वो भी तैयार है। आदित्य यादव का क्या रोल रहेगा, किस हद तक वो इस बार चुनाव में आएंगे, और क्योंकि ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि प्रसपा का दारोमदार पिता के बाद अब पुत्र के ही हाथ में है। विष्णु मोहन जी। जी स्वाति जी, बिल्कुल सही है। वो पिता पुत्र के साथ ही चल रहे हैं, सब साथ ही चल रहे हैं। वो परिवार जिन्होंने नई पार्टी बनाई है शिवपाल जी की, तो उस पार्टी का भी एक वजूद उनको साबित करना है। उनके बेटे उनके साथ में जुटे हुए हैं और वो भी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं और वो लोग भी जनसंपर्क अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आने वाले चुनाव में अब प्रसपा कितना अपना दिखा पाती है, धरातल पर अपने आप को कितने सीटें ला पाती है, इसकी बात है। वो किस किस से गठबंधन का भी इसके भी ऊपर चल रहा है मामला। कोशिश प्रसपा की पूरी तरीके से कि वो भी फिगर में रहे इस चुनाव के अंदर मजबूती के साथ। ठीक है, आपने जिस तरीके से बताया कि ये देखने वाली बात होगी, आपने जिस तरीके से बताया कि देखने वाली बात है कि प्रसपा किस किस से गठबंधन करती है, यह आपने कहा कि किस किस से गठबंधन करती है प्रसपा, लेकिन यहाँ पे ये भी अहम हो जाता है कि और जिस तरीके से तमाम बयान प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव देते चले आए कि हम छोटी छोटी पार्टियों से बात कर रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियों संलग्न होंगी साथ में, लेकिन ये भी न्योता दिया गया था और कई बार इशारों में शिवपाल यादव की तरफ से कहा भी गया कि अखिलेश चाहें तो वो आ सकते हैं, हम उनसे हाथ मिला सकते हैं, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर ऐसा ऐलान नहीं हुआ है। तो क्या इकट्ठा होकर के प्रसपा और तमाम छोटी छोटी पार्टियां एकत्रित होकर के चुनाव लड़ेंगी और उसके बाद जिस तरीके के नतीजे आएंगे, क्या लगता है आपको, क्योंकि आप खुद राजधानी में मौजूद हैं, क्या समीकरण बनते हुए देख रहे हैं कि उसके बाद अखिलेश से हाथ मिलाएंगे या फिर आने वाले कुछ दिनों में हम देख सकते हैं कि चाचा भतीजा एक बार फिर से साथ हो जाएंगे? हालांकि भतीजा बुआ बबुआ तो साथ में नहीं हो पाए, लेकिन चाचा भतीजा साथ हो जाए। जी सब्जी जी, आप सही कह रही हैं। अखिलेश जी ने इस बात का संदेश दे दिया है, एक मैसेज दिया जा रहा है आम कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं रह गया और हम साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। अभी शिवपाल जी की तरफ से ऐसा कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं आया है। उनकी ओवैसी तथा अन्य लोगों के साथ बैठकें हुई हैं, तो उससे एक संदेश हो सकता है कि प्रसपा ये भी दे रही हो कि हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर तरीके से साथ नहीं आना चाहते हैं। प्रसपा अपनी मजबूती या अपना बल भी शो कर रही है, इसीलिए उसने अलग से अपनी यात्राएं निकालनी शुरू की है। अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे इनके आपसी समीकरण स्पष्ट होंगे कि ये कहाँ तक एक साथ चलेंगे या क्या किस रास्ते पर जाएंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि साथ साथ रहेंगे या फिर अलग अलग रास्तों पर चलेंगे या अलग अलग रास्तों पे दोनों परिवार के लोग चलेंगे, ये देखने वाली बात होगी कि साथ में रहेंगे, गठबंधन करेंगे। हालांकि कांग्रेस का और अखिलेश और समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का और राहुल गांधी का जो गठबंधन हुआ था 2017 में, वो बेहद विफल रहा है और इस बार भी ये ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि सब लोग अपना खेल खेल रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, चाहे हम अखिलेश की बात कर लें, अखिलेश यादव की बात कर लें, या फिर हम राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर लें, वो अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। एक मौका मिला है उस पर चौका मारना है, लखीमपुर का मामला मिला है उसके साथ खेलना है। विष्णु जी। जी हाँ जी स्वाति जी, मैं बताना चाहूंगा
कि पिछले चुनाव में गठबंधन के समीकरण या उसके नतीजे बहुत इन लोगों के लिए फायदेमंद नहीं साबित हुए जी वो है ना। इस बार ये सारी पार्टियों ने अपना आकलन किया हुआ है कि गठबंधन से उनको क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। इस बार चुनाव आने से पहले कांग्रेस, प्रसपा या जो भी अन्य पार्टियां हैं वो सब अपना बल दिखाना चाहती है, वो बल प्रदर्शन करना चाहती है कि हम कितने सशक्त हैं या कितना सक्रिय हैं। इसी सक्रियता और इसी प्रदर्शन के आधार पर आने वाले समय में आपस में इनके गठबंधन के समीकरण तय होंगे, क्योंकि गठबंधन होगा तो पार्टियों में आपस में सीटों को लेकर फिर मनमुटाव होता है। उसको लेकर तो जितनी मजबूती के साथ जो पार्टी सामने आएगी वो अपने हिसाब से सीटों की बात करेगी, उतनी सीटों की। सारा सियासी खेल यही है। प्रसपा किन किन पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है, किन किन पार्टियों के साथ वो हाथ मिला सकते हैं? देखिए, अभी ये कहना बहुत दूर की खबर होगी कि किसके साथ गठबंधन कर सकती है। अभी उसकी कुछ बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी नहीं, बातचीत किन किन गठबंधनों, किन किन पार्टियों से चल रही है, किन किन छोटी छोटी पार्टियों से चल रही है? जैसे आपने बताया असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत चल रही है। जी जी लेकिन अभी इन्होंने कोई अपनी रणनीति स्पष्ट नहीं की है। ठीक है, ये अभी देख रहे हैं, प्रसपा अभी ये देख रही है कि कौन हमारे साथ जुड़ सकता है, और जो पार्टी हमारे साथ जुड़ रही है उसके समीकरण या राजनीतिक या जातिगत समीकरण या अन्य समीकरण कैसे हैं सीटों के आधार पर प्रदेश में, उसी के आधार पर ये अपनी शक्ति का आकलन करेंगे और तब जाके कोई फैसला लेंगे कि किसके साथ वो जुड़ेंगे। तो इसलिए अभी स्पष्ट तौर पर कह देना बहुत जल्दी हो जाएगा कि किसके साथ ये गठबंधन कर सकते हैं। ठीक है, आगे की क्या रणनीतियां हैं, आगे क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं दोनों ही पार्टियों के, समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी? जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक ये लोग रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, आगे क्या कुछ कार्यक्रम किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच तो इन्होंने जाना शुरू कर दिया है। जी, इसी मुद्दे को पर अखिलेश भी गए, शिवपाल भी गए और पार्टियों के लोग भी गए। जो मुद्दे आ रहे हैं उन मुद्दों को कैच करने के लिए या उन मुद्दों पर अपना जुड़ाव दिखाने के लिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे प्रसपा हो या अन्य कोई पार्टी हो, सभी कोशिश में है। जी, तो इसलिए अभी कुछ कह देना बहुत उचित नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल मेरा ये है कि हालांकि प्रसपा और सपा की बात करें तो ये तो फिर भी कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो गए हैं कि चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज जैसे जैसे होती जा रही हैं, ये मैदान में उतर गए और दिखने भी लग गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इतना ज्यादा इस वक्त एक्टिव नहीं दिख रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुजन समाज पार्टी अपने में है, इस बार वो किसी से गठबंधन की बात नहीं कर रही है। उनकी तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा आगे हैं फ्रंट पर। अभी बहन कुमारी मायावती जी ज्यादा मुखर नहीं हो रही है, बीच बीच में वो ट्विटर वगैरह ये अपने कुछ मुद्दों पर टिप्पणियां देती रहती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से भी अब जनसंपर्क अभियान को तेज करने की रणनीति चल रही है। पार्टी कैडर से वहां कह दिया गया है कि आप अपने कैडर को स्ट्रेंथन करें और बाकी बूथ लेवल पर वो काम करने की उनकी रणनीति बनी हुई है। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ जिस तरीके से उन्होंने अपने जो सहयोगी है मिश्रा जी के ऊपर इस पूरा दारोमदार छोड़ रखा है, मायावती को खुद मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि जब वो बोलेंगे, ओंकार भरेंगे, तभी जो उनका वोटर है वो दोबारा से वापस उनकी तरफ आएगा, और साथ ही साथ जो तमाम अन्य जो वर्ग हैं समाज का जो वोट बैंक है वो वापस आएगा। मायावती को खुद आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? देखिए स्वाति जी, ऐसा है कि बहन कुमारी मायावती जी ये जानती हैं कि बसपा का जो कैडर वोट है वो उनके साथ है ना। उच्च वर्ग जो ब्राह्मण वर्ग के नाराजगी को माना गया था कि बसपा से ब्राह्मण नाराज है, इसलिए प्रतिशत मिश्रा जी को आगे किया गया, इसीलिए दामा कार्ड खेला गया। मायावती की पीछे अभी चल रही है, बैकफुट पे छाए, आगे उन्होंने मिश्रा जी को किया हुआ ताकि ब्राह्मण वोट का चुनाव हो सके। बाकी जो दलित वोट है, अन्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के वोट है, उनके लिए उनकी रणनीति बन रही है। अब वो रणनीति उनकी जब फील्ड पर आएगी तब स्पष्ट होगा कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया विष्णु मोहन जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे स्थानीय संपादक विष्णु मोहन हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर, और तमाम चर्चा करते हुए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण तेज होता जा रहा है। आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में बहुत कम समय बचा है, और ऐसे में क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ के चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए FM न्यूज़।